हम लोगों ने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन स्टार्ट किया था, है ना। उसमें मैंने आपको अभी एक चैप्टर पढ़ाया था, नर्वस सिस्टम, है ना। हम पीछे वाले चैप्टर पहले ले रहे हैं। तो माइक ऑफ करिए। माइक ऑफ करो। चलिए, मैं कुछ एक दो लोग और नए हैं मेरी इस क्लास में आज, तो मैं थोड़ा सा उन्हें जस्ट प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ, है ना। फिर हम इसको कंटिन्यू करते, एक नया चैप्टर है जिसके पिक्स मैंने शेयर किए हैं आपके साथ, ठीक। तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी एक हफ्ते पहले जब पीएम स्टार्ट किया तब बताया था कि हम लोगों ने एनॉट फिजियो इसलिए पढ़ा क्योंकि एनॉट में आपको लोकेशन बताती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मुझे दर्द हो रहा है यहाँ पर या यहाँ पर तो एनॉट ने बताया कि यहाँ पर टॉन्सिल्स है। मुझे दर्द हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, एनॉट ने बताया कि यहाँ पर साइनस है। भैया मैंने आपको बोला था ना कि सब मुझसे पहले कनेक्ट कर लिया करो। माइक ऑफ करो। चलो, आवाज ऐसे ही 4-4 5-5 बेच ले ले कि ऐसे ही गला खराब हो जाता है। कम से कम में चीखू नहीं है तो कम से कम रखो। तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की बात कर रहे थे। एनॉट में ये बताया कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पर है और उससे हमें डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है। मैं आया, बोले डॉक्टर साहब यहाँ बहुत दुख रहा है, 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 मल्टीपल साइनोसाइटिस है। डॉक्टर साहब यहाँ बहुत दुख रहा है, टॉन्सिलाइटिस है। तो लोकेशन, यहाँ दर्द हो रहा है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो एनॉट फिजियोलॉजी फंक्शंस की स्टडी करना, क्योंकि कई बार जो बीमारियां होती है वो फंक्शनल डिस्टर्बेंस से होती है। फॉर एग्जांपल, जीआईडी की मूवमेंट स्लो हो गई तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। जीआईडी की मूवमेंट फास्ट हो गई, डायरिया हो जाएगा। गैस्ट्रिक जूस नहीं निकलेगा तो भूख नहीं लगेगी। लीवर काम नहीं करेगा तो बीएमआर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती। तो ये फिजियोलॉजी था। फिर आपने अगले साल सेकंड ईयर में पैथोलॉजी पढ़ा। जैसे ही कोई फंक्शन डिस्टर्ब हुआ शरीर का, यानी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हुई, शरीर में डिसहार्मोनी हुआ, तो वो बीमारियां पैथोलॉजी बीमारी है, मतलब बीमारी की स्टडी करना पैथोलॉजी। अब हम बात कर रहे हैं कि बीमारियां बेसिकली 3 टाइप की होती है। एक मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, साइकिक डिसऑर्डर, इसमें फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन डिस्टर्ब हो जाती है ठीक है, जैसे सीजोफ्रेनिया, डिमेंशिया। और आपने सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, तो इसके अंदर आपने जरूर पढ़ा होगा कि जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं वो बहुत डायनामिक डिसऑर्डर है। हमसे, हमारे मन से ज्यादा डायनामिक कोई है क्या दुनिया में? अभी आंख बंद करी मैं चांद पे पहुंच गया, अभी आंख बंद करी गोवा पहुंच गया। आंख बंद करने की जरूरत भी नहीं है। अभी आप लोगों को भूख लग रही होगी तो आप पूरा मन किचन में होगा, है ना। तो पॉइंट इज दैट कि ये डायनामिक डिसऑर्डर होते हैं। मेरी क्लास चल रही है अभी, वरना माइक कौन है? माइक किसका ऑन है? मैं जल्दी बड़ा खत्म कर दूंगा, है ऐसा ही चलता रहा तो, ठीक है। चलो, KG1 KG2 के बच्चे ना जो, वो भी समझ जाते एक बार में, है ना। आप डॉक्टर बनने वाले हो, ठीक, बिहेव लाइक दिस। सो पैथोलॉजी में एक बीमारी मेंटल डिसऑर्डर होती है जिसमें हाई पोटेंसी दी जाती है। फिर एक होती है फंक्शनल डिसऑर्डर, जैसे मीडियम पोटेंसी दी जाती है, जैसे थायराइड गड़बड़ा गया हार्मोन ऊपर नीचे हो गए, जीआईटी मूवमेंट ऊपर नीचे हो गई, लीवर कम या ज्यादा काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम में कोई फंक्शनल डिसऑर्डर है ना, कोई ट्रैक व्रैक गड़बड़ा गया, मीडियम पोटेंसी। और एक होती है हिस्टोलॉजिकल बीमारियां, जिसमें टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं। तो जो आपने सेकंड ईयर में पढ़ा था ना हर्षमोहन बुक में, वो टिश्यू लेवल की बीमारियां पड़ी थी, नेक्रोसिस, गैंग्रीन,
है ना, सीरोसिस, माइक ऑफ कर लो, ठीक है। तो ये पैथोलॉजी, फिर सर्जरी, गायनी ऑप्स, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। इसमें हमको फुल फाल क्या पढ़ना है बेसिकली, क्या बीमारियां बीमारियां कैसे डायग्नोस। हो गया, स्टार्ट करें। तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, जिसके अंदर हमें बीमारी को डायग्नोस कैसे करना है, बीमारी में क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, सिम्टम्स क्या होंगे, साइन क्या होंगे। मैंने आपको बताया तभी 6-7 दिन पहले ही, साइन में आपको एक तो इंस्पेक्शन देखना होता है। इंस्पेक्शन मतलब कि हर वो चीज जो हम आंखों से देख सकते हैं। अरे आपको तो स्वेलिंग लग रही है यार, अरे आपका तो ये रेड रेड है, अरे ये तो येलो येलो पस बन रहा है यार, अरे मुझे गठान जैसा दिख रहा है यार, कुछ जो आप देख सकते हो, दैट इज इंस्पेक्शन। फिर आप जो छू कर दबा कर देखते हो, जो दैट इज पाल्पेशन। अरे जैसे ही दबाया, किसी को दर्द हुआ, टेंडरनेस है यार, दबाने पे गठान दिख रही है, दबाने पे एब्सेस सिस्ट दिख रहा है, दैट इज पाल्पेशन। एक होता परकशन, ये जो है, दोनों उंगलियां ऊपर होना चाहिए, बीच वाली मिडिल फिंगर, और इसमें हम साउंड देखते हैं। ये जनरली लंग्स के डिसऑर्डर में देखते हैं। निमोनिया होगा तो साउंड अलग हो जाएगा, है ना, हाइड्रोथोरेक्स होगा, प्लूरल इफ्यूजन होगा, साउंड अलग हो जाएगा। कोई बोलता है वुडी रेजोनेंस, कोई बोलता है डल साउंड, अलग अलग होंगे परकशन। मैंने एक वीडियो, एक ऐप आपको शेयर किया था क्लिनिकल एग्जामिनेशन का, जिनके पास नहीं हो मुझे व्हाट्सएप कर देना अभी क्लास के बाद में, मैं उनको शेयर कर दूंगा, बहुत बढ़िया है। उसमें व्यवस्थित आपको साउंड भी बताए गए हैं, कैसे एग्जाम में रखना है, स्टो कहाँ रखना है बताया गया। बहुत बढ़िया वे, बहुत बढ़िया, है ना। तो परकशन, और लास्ट में होता है ऑस्कल्टेशन। हम स्टेथोस्कोप लगाकर ये देखें कि भैया लंग साउंड कैसे हैं, हार्ट साउंड क्या है। हिमांशी प्लीज, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंदर, ट्रीटमेंट के अंदर क्या करते हैं। एक होता है जनरल ट्रीटमेंट, भैया रेस्ट करें, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लें, मौसम्बी संतरा खाएं, प्रोटीशियस डाइट लें, आराम करें, टेंशन न ले, जनरल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट, एनाल्जेसिक शुड बी गिवन, एंटीबायोटिक शुड बी गिवन, एंटीपायरेटिक, एंटीप्रोराइटिक, ये देना है, ये बात होती है। प्रवीण काग, गुड। अब हम बात करते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है और होम्योपैथिक थेरापी भी होती है। थेरापी अलग से पढ़ाई जाएगी आपको, एक बुक है कंसल की, जिसमें हम बीमारी पढ़ेंगे और उसकी थेरापी पढ़ेंगे। नाउ मैंने नर्वस सिस्टम पढ़ाया है ना, गुरुवार को टेस्ट भी है उसका। अब हम बात कर रहे हैं, नया चैप्टर है, नई चीज है, वो है कोलाजन डिसीजेस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी आपको आज ही पिक्स दी है इस चैप्टर की, आप सबके पास होगी। तो कोलाजन क्या है, कोई बताएगा, एक माइक ऑन अनम्यूट करके, व्हाट इज कोलाजन, बताइए। एंड व्हाट इज ग्रेनुलेशन टिश्यू। किसी को नहीं मालूम। भैया आप डॉक्टर बनने वाले हो 2-3 महीने बाद। नैना, प्रियंका, एमडी स्टूडेंट आरजू, सुशील, बताओ भैया, आप तो डॉक्टर बन चुके हो।
कोलाजन प्रोटीन होता है सर। एक टीनेशियस प्रोटीन है जो फाइब्रोब्लास्ट के साथ मिलके हीलिंग कराता है। तो ये प्योरली हीलिंग कराने वाला एनिमल प्रोटीन है, हम लोगों के शरीर में बनता है। और फाइब्रोब्लास्ट नई नई कैपिलरीज जो ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कराएगी। और कोलाजन, जैसे मैं यूं बोलूं कि कैल्शियम क्या करता है हड्डियों में, आप बोलोगे सर हड्डी बनवाते, हड्डी ऑस्टियोब्लास्ट बनाती है, कैल्शियम क्या करता है उसको दोनों को जोड़ता है। तो स्कार भी जो होता है, देखो यहाँ दिख भी रहा होगा आपको स्कार, स्कार जो है वो बनता है फाइब्रोब्लास्ट से है, और उन फाइब्रोब्लास्ट को आपस में कनेक्ट करता है ये चिपचिपा फेविकोल जैसा प्रोटीन, जिसको हम कोलाजन बोलते हैं। और कोलाजन, फाइब्रोब्लास्ट और नई नई कैपिलरी, इन तीनों को मिलके हम बोलते हैं ग्रेन्युलेशन टिश्यू। ठीक है, तो कोलाजन एंड ग्रेन्युलेशन टिश्यू, जिसकी फोटो मैंने आप सबको शेयर करी है, वो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस। देखो आपका चैप्टर जो 11 नंबर दिख रहा है उसमें लिखा क्या है, कोलेजन एंड ग्रेन्युलेशन डिसीज ऑफ अनसर्टेन इटियोलॉजी। तो मैं बता दूं आपको, पहले क्या करते थे लोगों, 20-30 साल पहले, अरे देखिए यार इस बीमारी में कोई बैक्टीरिया है क्या, अरे यार बैक्टीरिया नहीं मिला, कोई वायरस नहीं है, फंगस नहीं है, प्रोटोजोआ नहीं है, कोई ब्लड सप्लाई चेंजेस नहीं है, और कोई लफड़ा नहीं है, अननोन इटियोलॉजी, हार्मोनल इम्बेलेंस नहीं है, अननोन इटियोलॉजी। लेकिन अब सन 1990-95 के बाद से ये बीमारियां, सन 2000 से बीमारियां, अब मालूम पड़ रहा कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, हमारा ही शरीर हमारे लिए ही ऑटो एंटीबॉडी बना लेता है। हाशिमोटो डिजीज का नाम सुना होगा आपने, थायराइड के रिसेप्टर के लिए एंटीबॉडी बन जाती है। रिमोटॉइड आर्थराइटिस, इम्यूनोग्लोबिन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, है ना, ग्रेव डिसीज, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस, ढेरों बीमारियां, श्रोगेन सिंड्रोम, ढेरों बीमारियां हैं जिसमें हमारा ही शरीर, पर्निशियस एनीमिया, ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया, ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, देयर आर सो मेनी डिसऑर्डर जिसके अंदर हमारा शरीर ही हमारे लिए एंटीबॉडी बनाता है। तो एंटीबॉडी का लफड़ा है। एंटीबॉडी कितने टाइप की होती है जरा बताओ कोई, एनीवन? एंटीबॉडी कितने टाइप की होती है भैया, मार पड़ेगी हैं। अब तुम ये भी नहीं बताओगे और बोलोगे हम 4th ईयर में, तो हो गया फिर तो। 5 टाइप की एंटीबॉडी होती है। कौन से 5 टाइप? IgM, IgD, IgM, IgGE और IgGD। ये तो इम्यूनोग्लोबुलिन है बेटा। सेल, चलो करो माइक ऑफ करो। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज बनाती है टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट 3 टाइप की एंटीबॉडी बनाती है या 3 पैटर्न में काम करती है। टी किलर सेल्स होती है, टी हेल्पर और टी सप्रेसर। एक ये है, बी लिम्फोसाइट बनाती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। नाउ ह्यूमरल एंटीबॉडीज, इसमें आते हैं इम्यूनोग्लोबिन, जिसकी तुम बात कर रहे थे IgG वगैरह, ये सब लीवर बनाता है। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबिन है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होते हैं, ये भी ऑटो एंटीबॉडीज जो मतलब बन जाती है, उसको उसको बोलना चाहिए कि उस स्ट्रक्चर को होल्ड कर लेते हैं जिससे फर्दर शरीर में डिस्ट्रक्शन ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं SLE। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है क्योंकि आपने शायद आज तक ये पढ़ा भी नहीं होगा, और थोड़ा ये रेयर भी है, इसलिए इसके मतलब मरीज देखना भी थोड़ा रेयर होता है। बट जैसा कि मैंने आपको 4-5 दिन 8 दिन पहले ही बताया था कि जो भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है उसका मेन जो ट्रिगर होता है वो होता है स्ट्रेस। यदि आप तनाव लोगे, चिंता में रहोगे, तो ऑटो एंटीबॉडीज ऑटोमेटिक बनने लग जाएगी।
और हमारा शरीर ही हमको मारने लगता है। बोलते ना चिंता चिता कारण बनती है। बोले तेरा शरीर झटका गया यार बहुत, क्या वो टेंशन वेंशन ले रहा क्या? कैसा झटका गया शरीर? झटका कैसे कि हवा में? शरीर ही मार रहा अपने आप को। तो ऑटो एंटीबॉडीज की हम बात कर रहे हैं। सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस उसी में एक कोलाजन डिसीज है जो मल्टीपल लाल 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 चकते बन जाते पूरे शरीर में। और जैसे एमाइलोइडोसिस होता है ना कि एक ऐसा गलत प्रोटीन जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता लाइक प्लास्टिक, और वो शरीर में जमने लग जाता है, तो धीरे धीरे लीवर खराब करेगा, एमाइलॉइड किडनी खराब करेगा, सेगो स्प्लीन। ऐसा कैसा यहाँ पर भी शरीर में जहां जहां पर ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जमा होंगे, खराब वाला कोलाजन जमा होगा, वो ऑर्गन फेल हो जाएगा। तो SLE बहुत बहुत रेयर लेकिन देखने को मिल सकती है यदि कोई स्ट्रेस में बहुत ज्यादा है तो, या जिसको बहुत मेंटल शॉक लग गया है तो। मैंने मेरी लाइफ में एक ही मरीज देखा है, छोटी बच्ची थी, उसके पापा बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग करते थे, सिरोसिस था, और समझाने की जरूरत नहीं, वो उससे पापा से बहुत प्यार करती होगी। उनकी डेथ हो गई उसके पापा की। 8-7 महीने बाद में वो पेशेंट जो था उसमें सिम्टम आने लगे कि उसका वजन बहुत बढ़ रहा है, वजन बहुत बढ़ रहा है और बुखार बहुत आ रहा है, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। फिर टेस्ट कराया तो थायराइड निकला। फिर थोड़ा और टेस्ट कराया तो मालूम ही नहीं पड़ रहा बुखार क्यों हो रहा है। धीरे 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 8-6 महीने हुए। फिर फाइनली मतलब जो डॉक्टर साहब ने, हमने 4-5 डॉक्टर चेंज भी किए। एक डॉक्टर ने एंटी न्यूक्लिक एसिड एंटीबॉडीज चेक कराई तो मालूम पड़ा इसको SLE है। और पूरे बॉडी में फिर धीरे धीरे लाल लाल बटरफ्लाई रेशेस बनने लग गए। धीरे धीरे किडनी खराब हो गई, लीवर, लंग्स, और विद इन 2 मंथ ऑफ डायग्नोसिस डेथ हो गई। सब करा लिया, डायलिसिस वगैरह सब। कुछ लोग अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं इसमें, बट जो मेंटल शॉक था ना, ट्रोमा, वो इतना खतरनाक था उस सेशन में कि वो ओवरकम ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो 16-15 साल की बच्ची डेथ। ठीक है, तो ये SLE है। अब पढ़ा रहा हूँ लैंग्वेज में, आप सबके पास बुक या देखिए। दिस इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज ऑफ अनसर्टेन इटियोलॉजी। बेटा जहां पर भी यदि ये इटियोलॉजी अनसर्टेन बोल दे ना, तो समझ जाना कहीं ना कहीं वो ऑटो एंटीबॉडीज होगी, वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा। अब 1990-95 तक में अननोन जो बीमारियां थी, अब वो मालूम पड़ रही वो ऑटो इम्यून। और ऑटो इम्यून का ट्रिगर क्या है? स्ट्रेस। ठीक है, अफेक्टिंग द लूज कनेक्टिव टिश्यू with the basic defect of the altered immune reactivity associated with deposition of immune complex and autoantibodies involved in multiple organ। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर जॉइंट्स के अंदर इम्यूनोग्लोबिन जमा हो जाते हैं, एमाइलोइडोसिस के अंदर पूरे शरीर में एमाइलॉइड प्रोटीन जमा हो जाता है। एज इट इज सिस्टेमिक लूपस, भैया माइक ऑफ करो, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस के अंदर पूरे शरीर में इम्यून कॉम्प्लेक्स जमा हो जाता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये प्रोटीन नेचर का होता है। बेटा वीडियो ऑफ कर लो, अल्फिया क्या नाम है? पंखा दिख रहा तुम्हारा, तुम्हारी शक्ल भी नहीं दिख रही। चलो, कॉज क्या है? आयशा सिद्दीकी गई। कॉज क्या है? अभी बताया, अननोन, एग्जैक्ट नहीं मालूम, तो क्या होगा? ऑटो इम्यून। The exact cause of the SLE is not known, but some kind of infection, सर्जरी है ना, कोई काइंड ऑफ दवाइयां, आइसोनाइड्स वगैरह जो टीबी में दी जाती है, वो इनको ट्रिगर देते हैं। बट इट इज ऑल्सो सेड इट इज द ऑटो इम्यून फिनोमिना। मैंने पहले ही बताया कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, हमारे ही शरीर के लिए एंटीबॉडी बनाता है प्रोटीन नेचर की। जरूरत से ज्यादा बन जाती तो फिर वो ऑर्गन में डिपॉजिट होती है, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो स्प्लीन हो, चाहे वो जॉइंट्स हो, और वो ऑर्गन खराब होने लग जाएंगे। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्लिनिकल फीचर पे आ जाते हैं। ऑनसेट हमेशा एक्यूट रहेगा। आपको बता दूं, मैंने बताया ना आपको कि उसके पापा की डेथ हुई और विद इन 1 मंथ 2 मंथ में सिम्टम आना चालू हुए, और जो सिम्टम आना चालू हुए तो धनाधन 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 धनाधन
लाइन लग गई सिम्टम्स। बट मुझे लगता है ये वो वाली एक्यूट बीमारी नहीं है कि आपको कल सर्दी हुई, मतलब पानी में भीगे और आज आपको सर्दी हो गई। एक्यूट मतलब कि सिम्टम बहुत इंटेंसिटी से आते हैं और धनाधन नए नए सिम्टम्स आते हैं। लेकिन ये बीमारी क्रोनिक ही है ना, मैनिफेस्टेशन एक्यूट हो सकता है। यंग एज ग्रुप को ज्यादा होता है, 10 से लेके 30-35 साल, क्योंकि इसी में जो ये जो उम्र है, इसमें जिसने इमोशनल टेंशन वेंशन झेल लिए वो झेल लिए। उसके बाद में 40-45 साल हो गए, आप कितने भी अच्छे डॉक्टर हो, बुरे डॉक्टर, थोड़ा बहुत क्लिनिक चलने लग ही जाएगा, आप सेटल हो ही जाओगे 40 के बाद, टेंशन खत्म हो ही जाएगा, कम तो हो ही जाएगा, हद तक कम हो सकता है। तो ट्रिगर होता है 10 से 30-40 साल की उम्र, उसके अंदर ही 95% मरीज मिल जाते हैं, ठीक है। और जनरली ये फीमेल होती है, मैंने बताया ना, इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल डिस्टरबेंस, मैं जिस मरीज की बात कर रहा था वो भी फीमेल थी, बच्ची थी। तो 95% मरीज कौन होती है? फीमेल। 100 मरीज देखे आपने, 95 मरीज कौन होंगे? महिलाएं। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, ठीक है। फीमेल स्ट्रीम मिलती है ऑटो इम्यूनिटी की, एंड इट इज कॉमन इन द ब्लैक देन द व्हाइट। तो निग्रोस में थोड़ा ज्यादा मिलता है बजाय गोरों के। आई डोंट नो हाउ एंड हाउ आई, कुछ जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन भी हो सकता है, बट एग्जैक्ट नहीं मालूम। सबसे पहला सिम्टम क्या मिलेगा? फीवर। इट इज प्रेजेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट एंड डिग्री वेरीज। टेम्परेचर बढ़ता है, घटता है, होता रहता है, लेकिन महीनों महीनों तक बुखार ठीक नहीं होता। इसको हम पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन बोलते हैं। ये आपको पढ़ाया जाएगा, मैं ही पढ़ाऊंगा डेविडसन से, क्योंकि इस बुक में नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो बुखार ही उतरता नहीं। सबसे पहले मरीज हमारा जो था वो भी किस चीज के लिए आया था? एक तो वजन बढ़ रहा और बुखार। दूसरा मस्कुलोस्केलेटल आर्थेल्जिया, क्योंकि जॉइंट में अब ऑटो एंटीबॉडी जमा हो रही है तो दर्द होगा, डिफॉर्मिटी आएगी, और ऐसा लगेगा कि ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, बट वो होगा नहीं। आगे बढ़ते। तीसरा म्यूकोकुटेनियस, यानी म्यूकस इन स्किन। क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन 80-85% मरीजों को होता है। सिमेट्रिकल प्लियोमॉर्फिक एरिथेमेटस इरप्शन,